ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट सेकंड की इस क्लास में आपका वेलकम है। जैसे कि आप लोगों को पहले पता ही है कि हम जो हैं डाटा कलेक्शन मेथड पढ़े थे हमने, और अब आज जो है हम डाटास के बारे में, तथ्यों के प्रकार और स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो प्रकार के तथ्य जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम उन्हीं तथ्यों के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप मेरे चार्ट में देख रहे हैं, आज हम जो हैं प्राथमिक और दैत्तिक तथ्यों के जो स्रोत हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने जो है लास्ट क्लास में बात की थी कि डाटा जो हैं या तथ्य जो हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और दैत्तिक तथ्य। प्राथमिक तथ्य जो हैं अनुसंधानकर्ता खुद क्षेत्रीय अपने जो है कार्य के द्वारा या अनुसंधान क्षेत्र में जाकर डाटा कलेक्ट करता है और खुद करता है, पहली बार करता है, प्रथम बार करता है, इसलिए हम उन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। दूसरा है दैत्तिक तथ्य। दैत्तिक तथ्य जो कि एक व्यक्ति, एक अनुसंधानकर्ता जो है उसे उपलब्ध रूप में मिलते हैं, पहले से ही उपलब्ध रूप में ये डाटा या ये तथ्य अपने आप मौजूद होते हैं। जैसे मैगजीन से जो भी आप आंकड़े ले रहे हैं, न्यूज़पेपर से जो आंकड़े ले रहे हैं, या आप जो हैं किसी वेबसाइट से कोई आंकड़े ले रहे हैं, तो ये सारे आपके दैत्तिक तथ्य कहलाएंगे। तो अब हम बात करते हैं प्राथमिक और दैत्तिक तथ्यों के स्रोत की बात जब हम करते हैं, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हम प्राथमिक तथ्य, प्राथमिक सामग्री, स्रोत, प्राथमिक सामग्री या प्राथमिक तथ्य, जिस माध्यम से हम प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक सामग्री जो है प्राप्त करते हैं, उन्हें हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। क्योंकि हमने जो है प्राथमिक तथ्यों को जिस माध्यम से प्राप्त करा है, वो माध्यम हमारा कोई भी होगा, वो हमारे लिए प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। प्राथमिक स्रोत जो है हमने इसको दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत जो है उसमें अनुसंधानकर्ता जो है प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। एक अनुसंधानकर्ता जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे वो जो है अपने उत्तरदाता के आमने सामने रहता है, या ये कहेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से जो है आंकड़ों का संकलन करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची। ये हमने जो है तीन प्रत्यक्ष स्रोत देखे, अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची है। अवलोकन में क्या होता है, अवलोकन में एक अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाता है, क्षेत्र में जाकर वो क्या कर रहा है, जब वो क्षेत्र में जाता है ऑब्जर्वेशन करता है, प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को घटित होते हुए देखता है और उसके बाद डाटा कलेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष स्रोत है कि यहाँ वो जा रहा है अपने अनुसंधान क्षेत्र में, और उत्तरदाता जो हैं या जो भी उसकी अध्ययन की इकाई है उसके सामने है, आमने सामने वो है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, तथ्यों को पहली बार इकट्ठा कर रहा है। तो ये प्राथमिक स्रोत, और प्राथमिक में भी ये है प्रत्यक्ष स्रोत, जिसे हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो आता है साक्षात्कार। ये सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। साक्षात्कार जो है जिसमें हमने ये पढ़ा कि इंटरव्यू या साक्षात्कार जो है जिसमें हम एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता जो है आपस में वार्ता करते हैं और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं या तथ्यों को संकलित करते हैं। तो यहाँ हम जिस भी विषय के बारे में तथ्य संकलित कर रहे हैं या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों आमने सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने हैं, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत है, जिसके माध्यम से हम जो हैं डाटा कलेक्ट करते हैं। अब हमारा है अनुसूची। अनुसूची जो है, अनुसूची
में भी क्या होता है कि यहाँ पे जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अनुसूची में, तथ्य जो संकलित कर रहे हैं, प्राथमिक तथ्य जो हम संकलित कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होता है, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास जाता है और जाकर अपनी अनुसूची या प्रश्नों की जो है सूची को भरता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि वो आमने सामने है, जो उसका अनुसंधान करता है और जो उत्तरदाता है आमने सामने है। तो इससे भी हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष स्रोत कि अनुसूची में अनुसंधान करता उत्तरदाता से पूछकर उत्तर भरता है। तो हमने ये तीनों मेथड डिटेल में पढ़े। तो यहाँ भी वो प्रत्यक्ष रूप से है, यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से है और यहाँ भी वो प्रत्यक्ष रूप से है। एक अनुसंधान करता, एक रिसर्च स्कॉलर, एक स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहा है, वो तीनों ही स्थिति में अपने उत्तरदाताओं के सामने है और उसके बाद तथ्यों को संग्रहित कर रहा है। तो ये क्या कहला रहा है, प्रत्यक्ष स्रोत। अब हमारा आ गया अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत की जब हम बात करते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत का मतलब आप समझ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत में उत्तरदाता जो है वो आमने सामने नहीं है, और आमने सामने नहीं होने के कारण जो है इसे हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। अब इस स्थिति में क्या है, जैसे हमने प्रश्नावली पढ़ा था कि हम यहाँ जो है प्रश्नों की सूची को डाक के द्वारा जो है उत्तरदाता के पास भेज देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, और जो भी वो प्राथमिक तथ्य इकट्ठे कर रहा है वो कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब इसको इसलिए हम क्या करें, अप्रत्यक्ष स्रोत है, क्योंकि यहाँ पे आमने सामने नहीं है उत्तरदाता, रिसर्च स्कॉलर या अनुसंधानकर्ता जो है अपने उत्तरदाता के सामने नहीं है, हम इसको डाक के द्वारा भेज देते हैं। दूरभाष साक्षात्कार, टेलीफोन इंटरव्यू जो है, इसे भी हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ जो है जो भी अनुसंधान करता होता है वो अपने उत्तरदाता से जो भी तथ्य संकलित कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो टेलीफोन के माध्यम से कर रहा है। और जब वो टेलीफोन के माध्यम से कर रहा है तो उस स्थिति में वो उसके आमने सामने नहीं है, उसका फेस जो है एक दूसरे को नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, वो केवल जो है वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं दूरभाष साक्षात्कार में। तो इसको हम क्या बोले, अप्रत्यक्ष स्रोत, कि यहाँ पे हम अप्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता एक दूसरे के सामने नहीं है। उसके बाद है हमारा आकाशवाणी और टेलीविज़न अपील, कि कई बार हम जो हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए अपील करते हैं। टेलीविज़न अपील, आकाशवाणी आपने कई बार सुना होगा, जब पहले रेडियोस चलते थे तो आकाशवाणी या विभिन्न प्रकार की जो है टेलीविज़न अपील के द्वारा अलग अलग प्रकार के विषय पर विचार मांगे जाते थे। तो इसमें भी अप्रत्यक्ष स्रोत है कि हम जब प्राथमिक तथ्यों को संकलित करते हैं तो यहाँ हम जो है अपील करते हैं उस विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करने हैं उससे संबंधित जो है हम अपील करते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो भी अनुसंधान करता है या जो भी रिसर्च कर रहा है वो अपील करवा रहा है, उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों में कोई भी जो है संबंध नहीं है। अब हम बात करेंगे डाटा, सेकेंडरी डाटा, जिसको हम कहते हैं दैत्तिक तथ्य। दैत्तिक तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने बात करी कि ये दैत्तिक तथ्य जो हैं, प्राथमिक तथ्य अनुसंधानकर्ता खुद कलेक्ट करता है, पहली बार कलेक्ट करता है। दैत्तिक तथ्यों को जो है पहले से ही उपलब्ध है, जिसमें हमने उदाहरण पढ़े कि ये पहले से ही उपलब्ध होते हैं। अगर हम मैगज़ीन हैं, किताब है, न्यूज़पेपर हैं, वेबसाइट्स हैं, गूगल सर्च है, इन सब का उदाहरण लें तो ये सारे जो हैं हमारे लिए दैत्तिक तथ्यों के स्रोत हैं। तो ये जो दैत्तिक तथ्य होते हैं, इनके जो स्रोत होते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, दैत्तिक स्रोत, जिसके माध्यम से हम दैत्तिक तथ्यों को जो है इकट्ठा कर रहे हैं या दैत्तिक तथ्यों को जो है हम कलेक्ट करते हैं। अब ये दैत्तिक तथ्य जो हैं हमें या दैत्तिक स्रोत जो बात करते हैं कि जिस
माध्यम से हम दैत्तिक तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, दैत्तिक स्रोत बोल रहे हैं। अब ये दैत्तिक स्रोत जो होते हैं वो हमें दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसमें जो है हम बात करते हैं, दो भागों में हमने बांटा है, व्यक्तिगत प्रलेख हमने जो है बांटा है, और दूसरा हमने बांटा है सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये लिखित रूप में सामग्री होती है। व्यक्तिगत प्रलेख जो हैं प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी हो सकते हैं, दोनों रूप में हमें मिल सकते हैं और दोनों रूप में ये हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें हम व्यक्तिगत प्रलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सामग्री जो होती है व्यक्ति और समाज से संबंधित, जो व्यक्ति की खुद अपनी पर्सनल लाइफ या कहें कि व्यक्ति और समाज से संबंधित जो है उन घटनाओं का वर्णन होता है इन व्यक्तिगत प्रलेखों में, इसलिए हम इन्हें जो है व्यक्तिगत प्रलेख कहते हैं। इस सामग्री में जो है एक व्यक्ति विशेष के विचार होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उसकी मत होते हैं, उसकी राय होती है, और इसीलिए हम इन्हें व्यक्तिगत प्रलेख कहते हैं। पर्सनल जो है डॉक्यूमेंट हम इसे कहते हैं कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपनी लाइफ के बारे में या व्यक्ति और समाज के बारे में जो विचार हैं उनके बारे में वो लिखता है। इसे हमने चार जो हैं पार्ट्स बताए हैं, पत्र, मेमोरी, संस्मरण, डायरियाँ और जीवन इतिहास। पत्र या लेटर, आपने कई बार नाम सुना होगा, पत्र और लेटर। पत्र और लेटर की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत गोपनीय होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, और इनके द्वारा जो भी प्राप्त सूचनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा यथार्थ और विश्वसनीय होती है। वर्तमान में तो हमें ईमेल देखने को मिलता है, हम व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, लेकिन जब हम पहले की बात करें, लोग जो लेटर्स लिखते थे, पत्र जो होते थे, उसमें बहुत गोपनीय सूचनाएं जो है प्रदान किया करते थे, तो ये बहुत विश्वसनीय होते हैं और इसके द्वारा या इसके माध्यम से हमें बहुत गहन जो है सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। व्यक्ति के जो पत्र व्यवहार होता है उसके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को उसके जो हैं वैवाहिक जीवन, उसके जो धार्मिक विचार, जो आर्थिक विचार हैं, या हम बात करें कि विभिन्न प्रकार की जो उसकी समस्या हैं उसके बारे में जो है पता चलता है। सेकंड हमारा जो है मेमोरीज़ हैं, संस्मरण जो हैं उसकी बात करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मेमोरीज़ या संस्मरण, यहाँ विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं व्यक्ति के जीवन से संबंधित और विभिन्न प्रकार की जो हैं यात्राओं का वर्णन इन डॉक्यूमेंट में हमें मिलता है, जिसे हम संस्मरण या मेमोरीज़ कहते हैं। कि ये जो मेमोरीज़ होती हैं ये एक समय विशेष के बारे में बताती है। जैसे हम हैंसांग हैं, फायान हैं, इनके बारे में बात करें जिन्होंने भारत जो है यात्रा की थी, तो एक समय विशेष की जो है संस्कृति के बारे में, विचारों के बारे में, रहन सहन के बारे में जो है हमें पता चलता है। अब तीसरा जो है डायरियाँ। डायरी जो है आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं उन्हें डायरियाँ लिखने की आदत होती है, जहाँ वो अपने जीवन से संबंधित, हम इसको कह सकते हैं कि बहुत गोपनीय दस्तावेज होता है डायरी, जिसमें एक व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित हमें बहुत सारी विश्वसनीय सूचनाएं मिलती हैं। तो ये अलग अलग तरह से कुछ लोग जो हैं उन्हें आदत होती है कि अपने दैनिक जीवन की हर घटना को डायरी में लिखते हैं। कुछ लोग विशेष घटना घटित होने पर, विशेष अवसर पर जो है डायरी में घटनाएं वो लिखते हैं। लेकिन किसी भी रूप में हमें जो भी घटनाएं मिलती है वो बहुत उपयोगी होती है अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ हमें कोई रिसर्च से रिलेटेड डायरी जो भी मिल रही है हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। तो ये जो डायरी होती है ये भी हमारे लिए उपयोगी तथ्य होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है डायरी के माध्यम से हमें बहुत गोपनीय और विश्वसनीय सूचनाएं मिलती हैं। अब आता है हमारा तीसरा, व्यक्तिगत प्रलेख में तीसरी बात हम जब करते हैं जीवन इतिहास की करते हैं। इसमें जो है
जीवन इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आत्मकथा और दूसरा है जीवन चरित्र। कुछ लोग जो हैं, अगर हम बात करें तो अपने जीवन के बारे में पूरी आत्मकथा लिखते हैं, अपने जीवन का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, अपने जीवन के बारे में हर पक्ष को या हर दृष्टिकोण को लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आत्मकथा। और दूसरा है जीवन चरित्र। इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। जीवन चरित्र जो आत्मकथा व्यक्ति के स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, और जीवन चरित्र जो होता है वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा लिखा जाता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में विचार लिख रहे हैं, उसके जीवन के बारे में लिख रहे हैं। तो जब हम खुद के बारे में लिखते हैं तो हम उसे आत्मकथा कहते हैं, और जब कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं हम, तो हम उसे क्या कहते हैं? जीवन चरित्र। और दोनों ही केसेस में हमें बहुत जो हैं डाटाज मिलते हैं, बहुत सारे तथ्य मिलते हैं, बहुत उपयोगी दैत्तिक तथ्य हमें जो हैं इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब जो हैं हमने दैत्तिक में व्यक्तिगत प्रलेख पढ़ा, दूसरा है हमारा सार्वजनिक प्रलेख। जैसे नाम से ही हमें पता चलता है, सार्वजनिक प्रलेख दैत्तिक स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख जो है बहुत महत्वपूर्ण सामग्री होती है, और इसके द्वारा जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ व्यक्तिगत प्रलेख जैसे हमने बात करी, प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों रूप में होते हैं। सार्वजनिक प्रलेख की जब हम बात करते हैं तो ये भी हमें प्रकाशित और अप्रकाशित जो हैं दोनों रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कि हम जब बात करते हैं तो यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रकाशित रूप में मिलते हैं, और कुछ जो हैं हमें अप्रकाशित रूप में देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रकाशित की, तो जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें सार्वजनिक रूप से देखने को मिलते हैं प्रकाशित रूप में, कि उसका उपयोग जो है हर व्यक्ति कर सकता है, तो हम उससे क्या बोलते हैं? प्रकाशित प्रलेख। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कारण जो है उसके होते हैं जिसके कारण वो प्रकाशित नहीं होता है, या वो डॉक्यूमेंट प्रकाशित नहीं करवाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अप्रकाशित अभिलेख, या अप्रकाशित जो है अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो पब्लिश डॉक्यूमेंट्स और अनपब्लिश डॉक्यूमेंट्स दो भाग में हम देख सकते हैं। तो अब पब्लिश जो हैं या प्रकाशित प्रलेख की हम जब बात करते हैं, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं या कोई भी रिसर्च स्कॉलर जब कोई भी रिसर्च करता है तो वो दूसरे प्रतिवेदन जो है वो अवश्य देखता है। कि आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो आप उससे संबंधित जो हैं दूसरे रिसर्च देखते हैं। तो यहाँ पर जो है शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं अपने प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट को जो है पब्लिश करवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। सेकंड है शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन। विभिन्न प्रकार की जो है शोध संस्थाएं हैं, बहुत सारी शोध संस्थाएं हमें देखने को मिलती है, और ये शोध संस्थाएं जो हैं अलग अलग प्रकार के कार्य करवाती है। अगर हम बॉम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट की बात करें तो अलग अलग प्रकार के रिसर्च, हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे जो हैं अनुसंधान केंद्र हैं जो अलग अलग ट्राइब्स के बारे में, अलग अलग जो हैं परिवेश के बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में अलग अलग प्रकार के अध्ययन करवाते हैं। तो उनके जो प्रतिवेदन हैं, शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन, वो भी हमारे लिए उपयोगी तथ्यों के स्रोत होते हैं। उसके बाद है समितियों में आयोग के प्रतिवेदन। बहुत सारे जो हैं अलग अलग प्रकार की समितियां बनी हुई हैं, अलग अलग प्रकार के आयोग बने हुए हैं, और ये समितियां और आयोग जो हैं, जैसे हम बात करें हमारा नियोजन नीति, राजस्थान लोक सेवा आयोग, या हम जो हैं अलग अलग बहुत सारी समितियों की बात करें
कि विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनी हुई है वो अपने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, समय समय पर अपने तथ्यों को जो है प्रकाशित करवाती है। जैसे लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, भारतीय योजना आयोग है, मद्य निषेध आयोग है, जिसके द्वारा हमें महत्वपूर्ण तथ्यों की जो है प्राप्ति होती है। तो ये भी जो है दैत्तिक तथ्यों के अच्छे स्रोत होते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिवेदन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO हम जिसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो समय समय पर अलग अलग प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाती है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारे तथ्य जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रतिवेदन हैं वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। उसके बाद है पत्र और पत्रिकाएं। अगर हम विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्रों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है और इसके अलावा भी जो हैं कई प्रकार के रिसर्च पेपर, पत्र और पत्रिकाएं, अलग अलग प्रकार की जो हैं जर्नल्स निकलते हैं, अलग अलग प्रकार के रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, जिसके माध्यम से इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी बहुत उपयोगी डाटा या तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हो गए प्रकाशित प्रलेख। अब ये दूसरे हमने जो पढ़े हैं वो हैं अप्रकाशित प्रलेख, जो हैं कि कई जो है गोपनीय कारणों से या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे कुछ तथ्य जो हैं वो प्रकाशित नहीं होते, अप्रकाशित ही रह जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अप्रकाशित प्रलेख। ये अप्रकाशित प्रलेख आप देख रहे हैं। अभिलेख, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमने समिति और आयोग की बात करी, तो विभिन्न प्रकार के जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं कई बार जो हैं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं या जो संगठन है वो अपने इन डाटाज या इन तथ्यों को पब्लिश नहीं करवाती है सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए। मान लीजिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक बहुत बड़ा जो है अपराधी है, उसके बारे में जो भी डाटाज होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बारे में सार्वजनिक रूप से सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती है या उसकी हिस्ट्री के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो सार्वजनिक हित में नहीं है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें पुलिस विभाग में, न्याय विभाग में और भी अलग अलग तरह के जो हैं टाइम डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो हैं अप्रकाशित रूप में होते हैं। पांडुलिपियाँ, पांडुलिपियों का मतलब है बहुत बड़े बड़े जो हैं हमारे देश में विद्वान हुए हैं, नेता, समाज सुधारक, जिन्होंने बहुत सारे विचार जो हैं लिखे हैं अपने, उनको पांडुलिपियों का नाम दिया गया है। कि बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बहुत पुरानी है पांडुलिपि की। हम जब बात करते हैं तो ये पांडुलिपियाँ जो हैं बड़े बड़े, जैसे मैंने कहा कि राजनेता हैं, विद्वान हैं, समाज सुधारक है, वो जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उस क्षेत्र के बारे में वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें पांडुलिपियाँ कहते हैं। उसके बाद है शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन। जब हम शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन की बात हमने यहाँ भी करी थी कि ये प्रकाशित रूप में भी होते हैं और अप्रकाशित रूप में भी होते हैं, दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं। जो लोग अपनी थीसिस जो है या अपना जो रिसर्च वर्क है उसको पब्लिश करवा देते हैं प्रकाशित प्रलेख, और जब पब्लिश नहीं करवाते हैं तो वो अप्रकाशित कहलाता है कि मैं अपने अनुसंधान कार्य को प्रकाशित नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं अपनी बुक को प्रकाशित नहीं करवाना चाहती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? अप्रकाशित प्रलेख कहलाएगा कि मैं यहाँ जो है प्रकाशित नहीं करवा रही हूँ। लास्ट मेरा है अप्रकाशित लोक संस्कृति, लोक साहित्य या लोकगीत। जब हम अप्रकाशित लोक संस्कृति, लोक साहित्य की बात करते हैं,
ये सारे जो हैं दैत्तिक तथ्यों के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ये जब हम जनजातीय समाजों का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण समाजों का अध्ययन करते हैं, गिरजन समाजों का अध्ययन करते हैं, तब हमें ये मौखिक रूप से प्राप्त होने वाले तथ्य होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं और ये हमें अप्रकाशित रूप में मिलते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। मानव शास्त्र में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही उपयोगी हैं दैत्तिक तथ्यों के लिए। तो इस प्रकार से जो आज हमने बात करी तथ्यों के प्रकार व स्रोत, जिसमें हमने प्राथमिक तथ्यों के बारे में और दैत्तिक तथ्यों के स्रोत के बारे में बात करी। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जब मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एक नया चैप्टर होगा। तो आज हमारा ये जो है तथ्यों के प्रकार और स्रोत जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।